हाय एवरीवन। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि रिएक्ट के अंदर टेलविंड कैसे यूज़ कर सकते हैं। और पिछली वीडियो में हमने एक हेडर कंपोनेंट बनाया था, उसके अंदर 3 लिंक्स रखे थे और मैंने आपको बोला था कि तीनों लिंक्स के लिए आपको अलग अलग कंपोनेंट्स बनाने हैं और जब भी उस पर क्लिक करें तो हम उस कंपोनेंट को ओपन करें अपने पेज के ऊपर। तो बेसिकली यहाँ पे हमें राउटिंग इम्प्लीमेंट करनी थी और मैंने बोला था कि आप भूल चुके होंगे तो पिछले कोड से देख लेना। जब भी हमने पुराने वीडियोस में राउटिंग इम्प्लीमेंट की थी तो वहाँ से जाके आप कोड देख लेना, फिर आपको याद आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने किया होगा, आपने ट्राई किया होगा। अब हम इस वीडियो में हम खुद से इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कि कैसे यहाँ पे नैव लिंक का कंपोनेंट का यूज़ करके हम जिस भी पेज पे जाते हैं उस लिंक को हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अपने स्क्रीन पे आते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे। बेसिकली हमारा मेन फोकस ये रहेगा कि जब भी हम किसी लिंक पे जाएं, जैसे अबाउट पे जाएं तो ये हाईलाइट रहे, कांटेक्ट पे जाएं तो ये हाईलाइट रहे और होम पे जाएं तो होम हाईलाइटेड रहे। अभी इस केस में हर एक केस में चाहे जहां भी जाते हैं हमारा होम ही हाईलाइटेड है। तो ठीक है, पहले तो हम एक्चुअल में किसी पेज पे जाएं उतना ही इम्प्लीमेंट कर लें। ठीक है, तो उसके लिए हमें राउटिंग इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी और राउटिंग के लिए क्या करते हैं वो तो मैं भी भूल गया हूँ, क्योंकि रोज़ हमें अपने प्रोजेक्ट में राउटिंग इम्प्लीमेंट नहीं करनी पड़ती। एक बार इम्प्लीमेंट कर देते हैं फिर हम अपना काम करते रहते हैं। ठीक है, तो राउटिंग कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको याद रहे सिंटैक्स, अगर आप बार बार प्रोजेक्ट बनाते हैं तो याद हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपना पुराना कोड चल के देख लेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे डायनेमिक राउटिंग इम्प्लीमेंट की थी और यहाँ पे कंट्रीज प्रोजेक्ट कंप्लीटेड, ये कंप्लीट हमारा कंट्रीज वाला प्रोजेक्ट हो गया था। तो इस कंप्लीटेड प्रोजेक्ट को देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा राउटिंग होगा कहीं ना कहीं। तो राउटिंग हमने यहाँ पे index.jsx के अंदर पूरा लिखा था राउटिंग का कॉन्फ़िगरेशन। तो ये है हमारा राउटिंग का कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि राउटर का कॉन्फ़िगरेशन। इसको हम कॉपी कर लेते हैं सिंपल एज इट इज़, आँख मूंद के। और यहाँ पे जो index.html फाइल है, HTML नहीं, index.jsx फाइल है, उसके इक्विवेलेंट हमारी यहाँ पे main.jsx फाइल है। ये एक वीट का प्रोजेक्ट है जो कि हम अभी करंटली काम कर रहे हैं। पुराना हमने पार्सल का यूज़ करके बनाया था, वहाँ पे हम कोई भी फाइल का नाम दे सकते थे। ये मेन नाम भी दे सकते थे, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इंडेक्स नाम मतलब देना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन है। अब यहाँ पे हम उस कॉन्फ़िगरेशन को रखेंगे। ठीक है, राउटर, ये राउटर हो गया। अब ये जो ब्राउज़र राउटर है ये तो डिफाइंड नहीं होगा, अगर यहाँ पे हम आके देखें तो एरर आएगी, क्रिएट ब्राउज़र राउटर, ये डिफाइंड नहीं, एरर आ रही है। तो ये कहाँ से इंपोर्ट किया गया था, यहाँ पे अगर देखें तो ये क्रिएट ब्राउज़र राउटर, ये रिएक्ट राउटर डॉम से इंपोर्ट किया गया था। यानी कि हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर रिएक्ट राउटर डॉम ये इंस्टॉल करना है। तो मैं एक नया टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम कर देते हैं। तो रिएक्ट राउटर डॉम यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पे आके अगर कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो ये सजेशन दे रहा है और हमने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अब ये राउटर को देखते हैं। फिर राउटर तो हमने कर लिया। अब यहाँ पे हम root.render राउटर मतलब इस तरह से राउटर प्रोवाइडर कर रहे हैं और इसके अंदर राउटर पास कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऐप डॉट मतलब जो root.render कर रहे हैं ना, यही root.render के अंदर हम ये चीज़ कर देंगे, राउटर प्रोवाइडर, और इस तरह से हम डाल देंगे। अब राउटर प्रोवाइडर यहाँ पे डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, ये राउटर प्रोवाइडर, एक सेकेंड, ये होम इज़ नॉट डिफाइंड ऐसा बोल रहा है क्योंकि यहाँ पे होम कंपोनेंट हम यूज़ कर रहे हैं और होम कंपोनेंट हमने अभी क्रिएट नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे राउटर प्रोवाइडर भी हमने इंपोर्ट नहीं किया है, तो राउटर प्रोवाइडर को इंपोर्ट कर लेते हैं। इधर राउटर प्रोवाइडर इंपोर्ट हो गया है। अब होम कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, मैंने बोला था आपको 3 कंपोनेंट क्रिएट करने हैं, एक होम और एक कंट्री वाला कंपोनेंट यहाँ पे हमें नहीं क्रिएट करना है। हमें होम, कॉन्टैक्ट और अबाउट, एक और कंपोनेंट क्रिएट करना है, अबाउट। यहाँ पे मैं कर देता हूँ अबाउट। तो ये तीनों कंपोनेंट मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। अब इसको हमें क्रिएट भी करना पड़ेगा। मैं होम कंपोनेंट सबसे पहले क्रिएट करता हूँ। बस
हो गया हमारा होम कंपोनेंट क्रिएट। इसके अंदर लिख देते हैं वेलकम टू आवर होम, ठीक है। इसको H1 कर देते हैं और वेलकम टू आवर होम, वेलकम टू आवर होम, इसको भी कैपिटल कर देते हैं, ठीक है। अब होम कंपोनेंट को इधर इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए कंट्रोल स्पेस दबा देंगे, यहाँ पे कर्सर रख के ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो गया, ठीक है। अबाउट इज नॉट डिफाइंड है, तो अबाउट को भी क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ अबाउट डॉट JSX और यहाँ पे H1 और अबाउट में क्या लिख देते हैं, वी आर प्रो कोडर्स, ठीक है। इतना लिख दिया और इसको भी इंपोर्ट कर लेंगे कंट्रोल स्पेस दबा के, ये इंपोर्ट हो गया। कॉन्टेक्ट इज नॉट डिफाइंड तो उसको भी कर लेते हैं। इसको भी मैं H1 कर देता हूँ और इसको लिख देते हैं कनेक्ट विथ अस ऑन यूट्यूब, और मैं यूट्यूब की लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ यहाँ पे अपने यूट्यूब की। ये है यूट्यूब की लिंक, ठीक है। और इसको मैं सीधा एंकर टैग के अंदर डाल दूंगा, ये क्या, एंकर टैग के अंदर, और इसको ओपन करेंगे हम एक न्यू टैग के अंदर, मतलब न्यू टैब के अंदर, टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक, ये हो गया, यहाँ पे YouTube हो जाएगा, ठीक है। इतना कर दिया। अब कॉन्टेक्ट को भी यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो एरर हमारी चली गई है, और अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो मतलब कहीं भी जा रहे हैं किसी भी पेज पे तो हमारा कंपोनेंट दिख नहीं रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे कभी भी अपना ऐप कंपोनेंट रेंडर नहीं कर रहे हैं, है ना। और ऐप के अंदर हमने कहीं भी इन सारे कंपोनेंट को लिखा भी नहीं है। तो एक बार चल के देखते हैं कि कैसे हम इस चीज़ को करते थे, ठीक है। ऐप कंपोनेंट को चल के देखते हैं यहाँ पे। तो ऐप कंपोनेंट के अंदर एक आउटलेट है, कुछ आउटलेट करके, जो कि कहाँ से आया है, रिएक्ट राउटर डॉम से। तो हम ऐप के अंदर हेडर के जस्ट नीचे हम आउटलेट रेंडर करेंगे, ठीक है। तो हेडर के जस्ट नीचे आउटलेट रेंडर कर देते हैं और आउटलेट को इंपोर्ट कर लेंगे ऑटोमेटिक इंपोर्ट से। तो ये आ गया, और रिफ्रेश अगर करेंगे तो सही है, चल भी रहा है। अगर हम अबाउट पे जाते हैं तो वी आर प्रो कोडर्स, यहाँ पे यूट्यूब पे जाते हैं तो कनेक्ट विथ अस ऑन यूट्यूब। अब हम हर एक पेज पे जा भी रहे हैं, हमारा कंपोनेंट भी खुल रहा है, लेकिन जिस तरीके से हम जा रहे हैं वो सही नहीं तरीका है, क्योंकि हमारा पूरा पेज रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है। लेकिन रिएक्ट के अंदर हम अपना पेज तो रिफ्रेश करवाते नहीं हैं, क्योंकि हम सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे हेडर के अंदर हम लिंक कंपोनेंट को यूज़ करेंगे, ठीक है। ये एंकर टैग है, एक मिनट, ये मैं कंट्रीज़ वाले में आ गया हूँ। अब कंट्रीज़ प्रोजेक्ट की मतलब कंट्रीज़ वाले की ज़रूरत भी नहीं है, मैं इसको चलो अभी रहने देते हैं, क्या पता ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है। तो ये हमारा हेडर कंपोनेंट है, इसके अंदर ये जो एंकर टैग है, ये मैं फिर से उसी में आ गया हूँ मुझे लगा मैं हेडर, मतलब क्या बताऊँ, मैं फिर से उसी में पहुँच गया कंट्री वाले में, ठीक है। इसको चेंज करके हम कर देते हैं लिंक, और लिंक को हम इंपोर्ट कर लेंगे राउटर डॉम से, रिएक्ट राउटर डॉम, यहाँ से इंपोर्ट हो गया। और लिंक के ऊपर href एट्रीब्यूट नहीं होता है। अच्छा, ये सारा रीनेम नहीं हुआ लास्ट वाला, एक बार मैं फिर से कंट्रोल Z करता हूँ और टाइप कर देता हूँ लिंक इस तरह से, और ये इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो लिंक के ऊपर 2 एट्रीब्यूट होता है, ये होता है।
अब अगर हम रिफ़्रेश करें और किसी भी जैसे अबाउट पे तो मैं ऑलरेडी हूँ, होम पे जाता हूँ तो ये होम चेंज हो रहा है, यहाँ पे यूट्यूब पे मतलब कॉन्टैक्ट पे जाता हूँ तो ये चेंज हो रहा है, और हमारा पेज भी रिफ़्रेश नहीं हो रहा है। यानी कि एकदम सही से हमने राउटिंग इम्प्लीमेंट कर दी है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है कि हर एक केस में होम ही हाईलाइटेड है। अब इसको हमें कैसे हाईलाइट, मतलब इसको हम कैसे हाईलाइट करें कि जिस पे हम जा रहे हैं वही हाईलाइटेड हो। तो उसके लिए हमें यहाँ पे लिंक नहीं यूज़ करना है। मैं इस चीज़ को क्लोज कर देता हूँ क्योंकि मैं फिर से कंट्री वाले में आ गया हूँ, और ये मैं अभी अपने प्रोजेक्ट में आ गया हूँ जिसमें हम अभी काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमें लिंक नहीं, हमें यूज़ करना है नैव लिंक। मैं सारा कंट्रोल डी करके सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ नैव लिंक, और इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे रिएक्ट राउटर डॉम से। तो नैव लिंक इंपोर्ट करने से, मतलब नैव लिंक यूज़ करने से एक चीज़ होता है, मैं वो चीज़ दिखाता हूँ चल के आपको। जैसे कि ये है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम होम पे हैं, तो होम पे एक और क्लास लग गई है एक्टिव ऑटोमेटिक, हमने नहीं लगाई, हमने तो केवल ये क्लास लगाई थी, ठीक है। अगर मैं अबाउट पे जाता हूँ तो अबाउट वाला एंकर टैग देखना, ये तो कॉन्टेक्ट वाला है, अबाउट वाला देखना। अबाउट पे अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे एक्टिव क्लास आ गई ऑटोमेटिक। अगर मैं कॉन्टैक्ट पे जाता हूँ तो कॉन्टैक्ट पे एक्टिव क्लास आ गई, यहाँ से हट गई ये क्लास, ठीक है। ये जो एक्टिव क्लास थी ये उसी पे रह रही है जिस पे हम जिस पेज पे जा रहे हैं, यानी कि इसके बेसिस पे हम स्टाइल दे सकते हैं, है ना। तो मैं app.js में आ जाता हूँ, और एक चीज़ आ रहा है इसके साथ साथ, क्लास एक्टिव के साथ साथ और एक चीज़ आ रहा है, आर्या करंट पेज, ठीक है। आर्या करंट पेज ये करके आ रहा है। अगर मैं कॉन्टैक्ट पे जाऊंगा तो ये आर्या करंट पेज यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके हिसाब से भी कर सकते हैं, मतलब आर्या करंट पेज अगर मैं चाहूँ तो इस एट्रीब्यूट सेलेक्टर का यूज़ कर लूँ। इस तरह से CSS के अंदर एट्रीब्यूट सेलेक्टर होता है, और उसके बेसिस पे मैं यहाँ पे कोई स्टाइल दे सकता हूँ। मैं अभी के लिए ये क्लास मैं इधर से हटा देता हूँ, ठीक है, पूरा पूरा क्लास ही हटा देता हूँ। और अभी सबके लिए सेम है, मतलब सब सेम है, कुछ पता नहीं चल रहा है किस पे हम अभी पहुँचे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे app.css के अंदर जिस भी एलिमेंट के ऊपर ये चीज़ है उस पर टेक्स्ट डेकोरेशन कर दो अंडरलाइन। ये सिंपल CSS है, ठीक है। सिंपल CSS क्या है, एट्रीब्यूट सेलेक्टर। ये उस एलिमेंट को सेलेक्ट करेगा जिसके ऊपर आर्या करंट एट्रीब्यूट है और उसकी वैल्यू पेज है, ठीक है। तो बेसिकली ये सिंपल CSS सेलेक्टर है जिससे हमने ये अंडरलाइन कर दिया। अब ये तो काम कर रहा है, ये तो एकदम सही चल रहा है। हम तो कलर भी चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट हम ग्रीन कर सकते हैं, टेक्स्ट नहीं, मैं टेलविंड यूज़ करते करते मैं भूल गया हूँ कि इसमें कलर होता है, ब्लू कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये देखो एकदम सही से चल रहा है, कितना इजी था। हमने केवल नैव लिंक यूज़ किया, ऑटोमेटिक उसने एक्टिव क्लास लगा दी, और एक्टिव के बेसिस पे हमने यहाँ पे CSS दे दिया। अगर हम चाहें तो क्लास के हिसाब से भी कर सकते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं कि एंकर टैग डॉट एक्टिव, अगर एंकर टैग के ऊपर एक्टिव क्लास है तो ये चीज़ कर दो, तो भी ये चलेगा। हम एट्रीब्यूट सेलेक्टर नहीं यूज़ करेंगे तो क्लास का यूज़ करके कर सकते हैं। अब ये चल रहा है, सही भी है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप एक्टिव क्लास नहीं, आप डायरेक्टली यहाँ पे टेलविंड की क्लास दें, है ना। अगर आप यहाँ पे टेलविंड मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा CSS नहीं लिखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यहीं पे कोई क्लास दे दें, ठीक है। क्लास नेम इज इक्वल टू कुछ भी दे दें, जैसे कि अंडरलाइन, यहाँ पे अंडरलाइन होता है ना, अंडरलाइन दे दें यहाँ पे, ठीक है, सब पे अंडरलाइन दे दें। तो ये देखो हर एक, मतलब हर एक पे अंडरलाइन हो गया। तो इस तरह से हम अंडरलाइन मतलब क्लास नहीं दे सकते। इस तरह से अगर हम दे देंगे तो हर एक पे हो जाएगा, ये हर एक पे अंडरलाइन हो जाएगा। तो ये जो नैव लिंक है बहुत ही स्मार्ट कंपोनेंट है। ये क्या देता है, मैं अभी सबसे ये अंडरलाइन हटा देता हूँ। इसमें हम एक फंक्शन भी पास कर सकते हैं। मैं इन दोनों से हटा देता हूँ अभी। इसमें हम एक फंक्शन पास कर सकते हैं और ये फंक्शन रन होगा। मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करके अगर दिखाऊँ कुछ भी, हाय, बस ऐसे ही मैं कंसोल लॉग कर रहा हूँ तो ये देखो फंक्शन रन हो रहा है। यानी कि हम इस क्लास नेम के अंदर, जो कि नॉर्मल क्लास नेम के अंदर हम नहीं पास कर सकते हैं, लेकिन नैव लिंक का जो क्लास नेम है उसके अंदर हम एक फंक्शन पास कर सकते हैं
और उसके अंदर जो पैरामीटर है, अगर हम इस पैरामीटर को ले, अगर मैं इसका नाम ए रख दूं, ठीक है, इस पैरामीटर का नाम ए रख देता हूं और उसको कंसोल लॉग करता हूं, तो देखना इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आएगा। अभी हम कॉन्टैक्ट के ऊपर हैं, ठीक है, तो मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ और मैं होम को क्लिक करता हूँ। तो ये देखो, ये होम के लिए हमने कंसोल लॉग किया है क्लास नेम, और वहाँ पे इज एक्टिव ट्रू आ रहा है, ठीक है। अगर मैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो पैरामीटर आ रहा है ना, उस वो एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर इज एक्टिव प्रॉपर्टी है। तो ये पता कर रहा है कि ये हमारा लिंक अभी एक्टिव है कि नहीं, ठीक है। तो इसको हम डिस्ट्रक्चर करके इज एक्टिव ले सकते हैं, और यहाँ से अगर हम कुछ रिटर्न करते हैं, ये जो हमारा कॉलबैक फंक्शन है, इससे अगर हम कुछ रिटर्न करेंगे तो वो क्लास नेम में अप्लाई होगा। मैं एक बार रिटर्न करता हूँ यहाँ से, जैसे कि अभी हम कुछ भी नहीं रिटर्न कर रहे हैं, यानी कि हम अनडिफाइंड रिटर्न कर रहे हैं। तो एक सेकेंड, ये क्या एरर आ गई, ए इज नॉट डिफाइंड, वही ए हम कंसोल लॉग कर रहे हैं, ए इज नॉट डिफाइंड है। मैं एक बार कंट्रोल जेड कर देता हूँ, जैसे कि ए जब था वैसे ही कर देता हूँ। तो अभी देखो हम वहाँ से कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर फंक्शन से कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं, बस केवल कंसोल लॉग कर रहे हैं। तो इस पे अगर हम चल के देखें होम के ऊपर, यहाँ पे कोई भी क्लास अभी नहीं आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ से कुछ रिटर्न कर देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ रिटर्न करके मैं हाय ऐसा कुछ रिटर्न कर देता हूँ, तो ये देखो जो भी चीज़ मैंने यहाँ से रिटर्न की है वो हमारे क्लास नेम के अंदर, मतलब हमारे यहाँ पे क्लास नेम की वैल्यू हो जाती है। यानी कि हम यहाँ से डायनेमिकली रिटर्न कर सकते हैं चीज़ें। अभी ये जो ए है, ए क्या है, ए तो यहाँ से डिस्ट्रक्चर अगर करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट के अंदर केवल एक्टिव प्रॉपर्टी थी और एक दूसरी कोई और प्रॉपर्टी थी, ठीक है। तो यहाँ से हम इस एक्टिव प्रॉपर्टी लेते हैं और हम चेक करते हैं इफ एक्टिव, अगर एक्टिव है तो रिटर्न कर दो, अगर एक्टिव है तो रिटर्न करना है हमें अंडरलाइन, ठीक है। अगर एक्टिव है तो अंडरलाइन, ठीक है। अब ये हमने केवल एक के लिए किया है। अब यही चीज अगर हम सबके लिए कर दें तो देखना, मैं सबके लिए कर देता हूं, ये देखो अब हमें खुद की CSS लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। इसको मैं बंद कर देता हूं। हमने क्या चेक किया, हमने इसके अंदर एक कॉलबैक फंक्शन पास किया, उस कॉलबैक फंक्शन के अंदर हमें एक बूलियन मिल रहा है, एक वेरिएबल मिल रहा है जो बता रहा है कि ये एक्टिव है कि नहीं। इज एक्टिव अगर है ट्रू तो रिटर्न कर देना अंडरलाइन, नहीं तो कुछ रिटर्न नहीं करना है, तो कोई क्लास नहीं लगेगी, ठीक है। तो सही, एकदम सही से काम कर रहा है। अगर हमें यहाँ पे टेक्स्ट बोल्ड नहीं ब्लू देना है ना, ब्लू 700 देना है तो वो भी दे सकते हैं, ठीक है। अब ये केवल एक के लिए हमने दिया है, ये हमें सबके लिए देना पड़ेगा, इसके लिए भी देना पड़ेगा और इसके लिए भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो ब्लू ही हो गया, एकदम सही से काम कर रहा है। अब यही सेम चीज अगर इतना बड़ा है तो हम इसको एक लाइन में कर सकते हैं, ठीक है। हम इस चीज को सिंपली वन लाइनर कर सकते हैं इस तरह से। कैसे? हम ये कर सकते हैं इज एक्टिव एंड ऑपरेटर का यूज करके ये कर देंगे तो एक लाइन में आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, अगर ये वैल्यू ट्रू होगी तभी आगे जाएगा और ये रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इस चीज को हम रिमूव करके ऐसा कर सकते हैं तो ये और भी सिंप्लीफाई हो जाएगा। वही सेम चीज कर रहे हैं जो कि पहले इफ कंडीशन का यूज कर रहे थे, अभी हम यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज करके वही सेम चीज थोड़ा क्लेवरली कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एकदम सही से चल रहा है। तो हमने इम्प्लीमेंट कर दिया एकदम अच्छी तरीके से, एकदम सही से नैव लिंक का यूज करके और केवल टेलविंड का यूज करके हमने ये इम्प्लीमेंट कर दिया कि जिस भी लिंक पे हम जाएंगे वो लिंक हमारा हाईलाइटेड रहेगा। अब ये CSS पे डिपेंड करता है, आप CSS का यूज करके जैसे भी चाहें उस तरह से इसको स्टाइल कर सकते हैं। आप चाहें तो ये लाइन एकदम नीचे दिखा सकते हैं आफ्टर बिफोर का यूज करके,
ये लॉजिक मैंने बता दिया किस तरह से हम यहाँ पे लगाते हैं कि एक सिंगल लिंक एक्टिव रहे, ठीक है। तो उस पर जो भी एक्टिव है, जो भी क्लास यहाँ से हम रिटर्न करेंगे वो क्लास उस पर अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया नैव लिंक। ये बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही सही चीज़ है। अगर इसको हम खुद से इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो बहुत ही बड़ा कोड हो जाएगा, बहुत ही मतलब हेडेक हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर हमें कुछ ऐसा फीचर चाहिए होता है तो सिंपल लिंक का नहीं यूज़ करते हैं, उस केस में हम नैव लिंक का यूज़ करते हैं और इसको थोड़ा सा और सुंदर बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एकदम एजेस में टच हो रहा है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं app.jsx में जाता हूँ और ये जो आउटलेट है इसको एक मेन टैग के अंदर रैप कर देता हूँ। और मेन टैग के अंदर रैप करने से कुछ नहीं होगा, इस पे मैं वही मार्जिन दे देता हूँ जो कि मार्जिन नहीं, पैडिंग दे देता हूँ जो कि इस पे है, ये चीज़ px, हाँ ये वाला, ठीक है, जो कि हमारे हेडर के ऊपर है ताकि हेडर से अलाइंड रहेगा ये। और फिर यहाँ पे मीडिया px mdpx 8, तो ये हो गया, इधर से गैप हो गया, सांस ले रहा है उतना जगह है। और यहाँ पे py कर देते हैं py4, और इसको अगर हम फॉर्मेट करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्लास सॉर्टिंग कर देगा और ये सही तरह से सॉर्टेड है, तो इसको कुछ नहीं किया इसने। और रिफ्रेश करेंगे, एक सेकेंड, py4 मैंने किया है तो इतना पैडिंग आया है इसके ऊपर, लग नहीं रहा है, बहुत कम ही पैडिंग लग रहा है। एक सेकेंड, py4 py कर दिया, py4 करना था मुझे, ठीक है। तो ये सही है, अभी ये ऊपर से भी गैप है और साइड से भी गैप है। अभी जो YouTube है ये एंकर टैग की तरह नहीं लग रहा है किसी भी तरह, किसी भी मतलब रूप से। तो इसको थोड़ा सा स्टाइल दे देते हैं, मैं कॉन्टेक्ट में चला जाऊंगा और यहाँ पे मैं एक क्लास दे देता हूँ, क्लास नेम टेक्स्ट ब्लू 600 कर देते हैं इसको, ठीक है। अभी ये लग रहा है कि एक लिंक है और इसको क्लिक कर देंगे, मतलब क्लिकेबल है ये। अगर चाहें तो हम हवर टेक्स्ट ब्लू 700 कर देंगे, तो हवर पे थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अगर अबाउट पे जाते हैं तो ऐसा है, यहाँ पे जाते हैं तो ऐसा है, ठीक है। मतलब हर एक पे अलग अलग पूरा कंपोनेंट लोड हो रहा है और इन सब का थोड़ा साइज बड़ा करते हैं h1 का, ठीक है। ये जो h1 है इस पे क्लास नेम दे देते हैं और टेक्स्ट एक्सेल, ये किस पेज पे मैंने किया, कॉन्टेक्ट पे, तो कॉन्टेक्ट पे बड़ा हो गया होगा, कॉन्टेक्ट पे बड़ा हो गया। और अगर हम चाहें तो फॉन्ट बोल्ड कर सकते हैं, नहीं तो मैं फॉन्ट सेमी बोल्ड ये कर देता हूँ, ठीक है। तो ऐसा थोड़ा सा बोल्ड फॉन्ट हो जाएगा, हालांकि बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बोल्ड हटा देता हूँ, ठीक है। बिना बोल्ड वाला ज़्यादा सही लग रहा था। तो ये है क्लास नेम, और इस चीज़ को मैं यहाँ पे अबाउट में भी दे देता हूँ और होम में भी दे देता हूँ। तो अब किसी भी पेज पे अगर जाएंगे तो थोड़ा बड़ा दिख रहा है और क्लियर दिख रहा है, तो सही है, एकदम अच्छे से काम कर रहा है। हमने नैव लिंक भी इम्प्लीमेंट कर दिया है और हम मतलब डायनेमिकली क्लासेस भी यहाँ पे लगा रहे हैं और उस हिसाब से ये हाईलाइट हो रहा है। अब मैं आपको एक टास्क देता हूँ जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग खुद करेंगे। टास्क ये है कि यहाँ पे एक और बटन देना है, ठीक है। हेडर में एक और बटन देना है, लास्ट में एक और वो नैव लिंक नहीं रहेगा, वो सिंपली आप मान लो कि एक li ही रहेगा, ठीक है। उसके अंदर क्या रहेगा, साइन इन, और साइन इन पे हमें क्या करना है, एक वो करना है, मतलब पॉपअप ओपन करना है। और उस पॉपअप के अंदर, इसमें मैं स्पेस डाल देता हूँ, ये साइन इन है, ठीक है। तो ये जो पॉपअप ओपन होगा उसके अंदर इनपुट फील्ड्स रहेंगी। हम एक्चुअल साइन इन का फीचर नहीं इंप्लीमेंट करेंगे, बेसिकली हम सीखना चाह रहे हैं कि पॉपअप कैसे ओपन करवाएंगे, रिएक्ट के अंदर हम एक पॉपअप कैसे क्रिएट करेंगे, तो हमारा वो गोल है।
साइन इन पे जब यूज़र क्लिक करेगा तो एक पॉपअप दिखाना है कुछ इस तरह से, जैसे कि अगर मैं हरी गुरुज़ की वेबसाइट पे जाऊँ, इस पे मैंने काम किया था, तो यहाँ पे ये साइन इन का बटन है, इस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप ओपन होकर आता है, ठीक है। और इस पे क्लिक करते हैं तो क्लोज हो जाता है, बाहर क्लिक करते हैं तो भी क्लोज हो जाता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एक पॉपअप कैसे बनाते हैं, उसको कैसे ओपन करवाते हैं, ठीक है, कैसे क्लोज करवाते हैं, ओपन क्लोज का लॉजिक देखेंगे। और इस बटन पे जब क्लिक करेंगे तो पॉपअप ओपन होगा, बाहर क्लिक करेंगे तो क्लोज हो जाएगा, और अगर उसके पॉपअप के अंदर एक क्लोज बटन होगा उस पर क्लिक करेंगे तो भी क्लोज हो जाएगा। तो आप खुद से ट्राई करना, इस पर क्लिक करें तो एक पॉपअप आप ओपन करवाना, एक पॉपअप का कंपोनेंट बनाना, ठीक है, रियूजेबल कंपोनेंट बनाना, ताकि हम कहीं भी यूज़ कर सकें, ठीक है। तो आप खुद से ट्राई करना, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको खुद से इम्प्लीमेंट करेंगे। और उसी के साथ हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे रिएक्ट के अंदर, रिएक्ट पोर्टल्स का, रिएक्ट पोर्टल क्या होता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में जो भी मैंने बताया हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी और टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आप चाहें तो आप टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।